दोस्तों, अगर आपके घर का सदस्य अचानक से लापता हो जाए तो आपको यही लगेगा कि कहीं उसकी हत्या तो नहीं कर दी गई। दरअसल एक दंपत्ति की शादी के करीब 7 साल का वक्त बीत जाता है और 7 साल के बाद एक दिन पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी होती है। कहासुनी बढ़कर विवाद का रूप ले लेती है। फिर पत्नी नाराज होकर ससुराल से अपने बेटे के साथ मायके चली जाती है। लेकिन जाते वक्त वो महिला अपने साथ शादी का जो जेवर होता है उसे भी समेट कर ले जाती है और मायके से फिर कुछ ही घंटे के बाद गायब हो जाती है। जैसे इस बारे में सूचना पति को मिलती है, तब वो अपने सास ससुर के खिलाफ ही पत्नी और उसके बेटे को जान से मारने का केस दर्ज करवाता है। और मर्डर के केस में जो लड़की के माता पिता होते हैं वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। फिर एक दिन पति के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आती है। वो ओटीपी लेकर पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है, तो उसी ओटीपी के सहारे पुलिस उस केस के तह तक पहुंच जाती है जिसका सुलझाने का प्रयास वो 1.5 साल से कर रही थी। दरअसल एक ऐसी घटना सामने निकल कर आती है, एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है कि जिसे जानकर न सिर्फ लोग हैरान रह जाते हैं बल्कि कहने लगते हैं कि ऐसी औलाद के जिंदा रहने से मर जाना ही बेहतर है। किसी क्राइम थ्रिलर की तरह ये एक रहस्य से भरपूर घटना है जिसमें प्यार भी है, धोखा भी है, सच भी है तो पछतावा भी है। इस सच्ची घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती और इसी जनपद के अंतर्गत एक थाना है कप्तानगंज। इसी थाना क्षेत्र में एक गांव आता है पिलखाव, जहां पर अब से करीब 9 साल पहले एक प्रियंका नाम की लड़की की शादी संदीप नाम के लड़के के साथ होती है। शादी के बाद प्रियंका दुल्हन बनकर संदीप के घर पहुंच जाती है। पति पत्नी में अपार प्रेम था, स्नेह था। दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ सालों के बाद प्रियंका एक बेटे के मां बनती है। बेटा होने की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जाती हैं। समय आगे बढ़ता रहता है। शादी के तकरीबन 7 साल खुशी खुशी से बीत जाते हैं। एक दिन प्रियंका अपने पति संदीप से मार्केट जाने के लिए कहती है। दरअसल वो कुछ शॉपिंग करना चाहती है, कुछ बच्चों के कपड़े खरीदना चाहती है उसे, लेकिन संदीप उस दिन ना जाकर किसी और दिन चलने की बात करता है। इसी बात पर प्रियंका को गुस्सा आता है कि बार बार जब कहीं किसी बात को कहती हूं तो तुम टाल देते हो। इसी बात को लेकर पति पत्नी में नोकझोंक होती है और नोकझोंक के बाद आगे कुछ वाद विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है और संदीप हाथापाई पर उतारू हो जाता है। वो अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ जड़ देता है, जिससे प्रियंका अपने पति से नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। अपने पति का घर छोड़ देती है, साथ में अपने बेटे को लेकर जाती है। लेकिन जाते वक्त जो उसे शादी में जेवर मिले थे और जो घर में नकदी रखी हुई थी वो सब भी लेकर अपने साथ चली जाती है। जब मायके पहुंचती है तो वहां कुछ घंटे रुकती है, उसके बाद फिर वहां से वो कहीं और चली जाती है। लेकिन जाते वक्त वो ये नहीं बताती है कि कहाँ जा रही है यहाँ से और कितनी देर में लौट कर आएगी। ये वो कुछ नहीं बताती है घर वालों को। जब इंतजार करते करते उसके जो माता पिता हैं उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा समय हो जाता है तो माता पिता हैरान हो जाते हैं। वो तलाश करने लगते हैं, लेकिन जब बेटी का कहीं पता नहीं चलता है तब जाकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अपने दामाद यानी कि संदीप से इस बारे में बताते हैं। जैसे ही संदीप को पता चलता है कि उसकी पत्नी गायब हो चुकी है उसके बेटे के साथ, तब वो हैरान रह जाता है और परेशान हो जाता है। उसने काफ़ी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। तो उसे शक हुआ कि कहीं मायके वालों ने जेवर के लालच में प्रियंका और उसके बच्चे की हत्या तो नहीं कर दी। उसने इस शक के आधार पर पुलिस को शिकायत दी। जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो संदीप फिर कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है और कोर्ट के आदेश पर 4 नवंबर 2024 को प्रियंका के माता पिता, उसकी चचेरी बहन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस तफ्तीश करने लगी थी, जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है प्रियंका को ढूंढने के लिए, लेकिन प्रियंका का कुछ भी सुराग नहीं लगता है, ना जिंदा ना मुर्दा, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं। अब संदीप को लगने लगता है कि पुलिस इस केस को हल्के में ले रही है, लापरवाही कर रही है। इसके बाद वो फिर कोर्ट का सहारा लेता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट वहाँ पर जाकर इलाहाबाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और केस दर्ज करा देता है, जो कि पहले ही दर्ज हो चुका था। सुनवाई चलती है, कोर्ट का, कचहरी का, अदालत का चक्कर लगाते लगाते लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है।
और फिर हाई कोर्ट के आदेश पर कप्तानगंज पुलिस हत्या की धाराओं में केस दर्ज करके संदीप के ससुर दयाराम, सास सुभावती और चचेरी साली संजना और गांव का एक जो दयाराम के करीबी था अशोक कुमार मौर्य को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और इधर प्रियंका की तलाश पुलिस करती रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लगता है। काफी समय बीत जाता है और ना तो प्रियंका जिंदा मिलती है और ना ही मुर्दा। प्रियंका का पति संदीप भी आस लगाकर बैठा हुआ था। अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में जानने की उसको भी उत्सुकता थी कि बीवी हमारी कहाँ है, जिंदा है या नहीं है, हमारा बेटा कहाँ है, कहाँ नहीं है, वो जिंदा है या नहीं है, किस हाल में है, इस दुनिया में है या नहीं है। बीवी से ज़्यादा उसे अपने बेटे का मोह था, प्रेम था, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। संदीप अपने पत्नी और बेटे को लेकर काफ़ी परेशान था। जब कभी किसी न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में या टीवी पर, सोशल मीडिया, अखबार में कहीं भी सुनने को मिलता है कि किसी अज्ञात महिला की लाश मिली है, यहाँ पर पड़ी है, डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है, तब वहाँ पर संदीप पागलों की तरह पहुँच जाता है देखने के लिए, लेकिन प्रियंका नहीं होती है। करीब ऐसे करते करते 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। लगभग 19 महीने 10 दिन का समय बीत जाता है। तब एक दिन संदीप अपनी पत्नी और बेटे के ख्यालों में खोया हुआ था, बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है तो एक OTP आई हुई है, जिसे देखते ही वो हैरान हो जाता है और भागते हुए तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। कप्तानगंज जाकर SHO साहब से सारी बात बताता है। फिर पुलिस को मानो जैसे जिस केस के लिए वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से परेशान थी सॉल्व करने के लिए, ये OTP एक बहुत बड़ा सुराग लग जाता है। वो तुरंत एक टीम गठित करती है और उस OTP के आधार पर उस लोकेशन का पता लगाती है और उस स्थान पर जहाँ से वो मैसेज आया था वहाँ पहुँच जाती है। तो एक आधार सेंटर का एक एड्रेस होता है, लोकेशन होता है, वहाँ से फिर पुलिस पूछताछ करती है OTP के बारे में। तो उसे पता चलता है कि एक महिला आई थी, उस महिला की पूरी डिटेल मिल जाती है। जो उसने दूसरा नाम उसमें ऐड करवाना था, दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करवाना था। पुलिस उसी के सहारे प्रियंका के घर तक पहुँच जाती है। जब पुलिस उस घर तक जाती है तो प्रियंका अपने बेटे के साथ, अपने नए प्रेमी के साथ उस घर में मिल जाती है। सभी को लेकर पुलिस पहुंचती है, वापस बस्ती यानी थाने लेकर आती है। और इधर जो प्रियंका के बूढ़े माता पिता जेल की सलाखों के पीछे थे, उन्हें भी रिहा कर दिया जाता है। और फिर प्रियंका से पूछताछ होने लगती है तो एक ऐसी फिल्मी कहानी सामने निकल कर आती है कि जो किसी के भी गले नहीं उतरती है। प्रियंका के अनुसार वो बताती है कि जब मैं अपने माता पिता के घर गई तो वहाँ से 4 घंटे के बाद ही मैं निकल गई थी अयोध्या के लिए। वहां गई आत्महत्या करने के इरादे से गई थी कि पहले मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगी, दर्शन करने के बाद सरयू नदी में अपने बेटे के साथ साथ अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। लेकिन जब सरयू नदी के तट पर टहल रही थी, उसकी जो मनोदशा थी, उसे देखकर एक युवक जिसका नाम मंगल चंद होता है, जो कि राजस्थान से अयोध्या गया था दर्शन करने के लिए, जैसे ही उसकी नज़र प्रियंका पर पड़ती है, मंगल चंद्र उसकी मनोदशा को देखकर उसे शक होता है कि ये युवती अपने बच्चे के साथ नदी के तट पर क्या कर रही है। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, इसका इरादा ठीक नहीं लग रहा है, कहीं ये अपनी जान तो नहीं देना चाहती है। वो प्रियंका के पास पहुंच जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तब प्रियंका उस व्यक्ति को सारी बात बताती है। इसके बाद जो वो व्यक्ति होता है वो उसे आश्वासन देता है साथ रखने का, उसका खर्च उठाने का, उसकी देखभाल करने का, और अपने साथ लेकर चला जाता है राजस्थान। वहाँ पर वो एक कमरे में पति पत्नी की तरह प्रियंका के साथ रहने लगता है और प्रियंका अपना मोबाइल तोड़ देती है, सिम निकाल कर फेंक देती है कि पुलिस कभी भी उसे पकड़ न सके। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है बच्चे के एडमिशन करवाने का, तब आधार कार्ड में पिता का नाम चेंज करवाना जरूरी होता है। इसीलिए वो आधार सेंटर जाती है। वहाँ से जब मोबाइल नंबर, पिता का नाम चेंज करवाती है, तभी OTP संदीप के फ़ोन पर पहुँच जाती है, जो कि पहले से प्रियंका के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड था। बस इसी एक OTP के सहारे पुलिस प्रियंका तक पहुँच जाती है। बाद में उसके जो पिता होते हैं दयाराम, जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं, वो बेटी के इस कारनामे से फूट फूट कर रोने लगते हैं। जो पिता दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम के वक्त अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का इंतज़ाम करता है, जुगाड़ करता है, आज वो बेटी के कारनामे से जेल की सलाखों के पीछे है। जिस माँ ने अपने आंचल की छांव में बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, वही आज बेटी के कारनामे से इस अवस्था में जेल की सलाखों के पीछे है।
आखिर सभी लोग जो भी उपस्थित थे, जिनके कानों तक ये बात पहुंचती है, वो सब कहने लगते हैं कि ऐसी औलाद के ना रहने से ही अच्छा है, ऐसी औलाद का जिंदा रहना तो बेकार है, मर जाना ही अच्छा है। फिलहाल साथियों, इस केस के बारे में जो एसएसपी श्यामकांत होते हैं, उनका कहना है कि 2024 में कप्तानगंज थाने में एक महिला की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच चल रही थी, तभी महिला प्रियंका जिंदा मिल गई। अभी पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। हत्या का केस कोर्ट के आदेश पर हुआ था। सभी लोग जो हत्या के जुर्म में सजा काट रहे थे, सबको रिहा कर दिया गया है। वैसे भी साथियों, जिस तरह से प्रियंका ने बयान दिया मीडिया में, पुलिस वालों से बताया कि मंगल चंद्र उसे अयोध्या में मिला, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है कि जैसे हीरो पहुंच जाता है हीरोइन को बचाने के लिए। फिलहाल ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस जांच करके चार्जशीट जब कोर्ट को सौंपेगी, तब पता चलेगा कि मंगल चंद्र से प्रियंका का अफेयर पहले से था, वो जानबूझ कर गई थी, एक प्री प्लान का हिस्सा था, या अचानक एक इत्तेफाक था। फिलहाल साथियों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। इस तरह के समाज में बढ़ रही सभी घटनाओं से अवगत कराना है, सतर्क कराना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।